हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कर्मचारियों पर फंदा कसा तो फंदे की जद में आने वाला गला आवाज करने लगा है। आवाज कर नेताओं से पूछ रहा है कि तुम्हारे लिए जो कुछ जनता के पैसों से किया जा रहा है उसका हिसाब कौन करेगा, कौन देगा। भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपये प्रतिमाह होती है। वेतन के अलावा पीएम को प्रतिदिन भत्ता भी मिलता है जो 2,000 रुपये होता है। उस हिसाब से पीएम को 62,000 रुपये मिल जाते हैं। इसके अलावा उन्हें 45,000 रुपये का कंस्टिट्यूएंसी यानी चुनाव क्षेत्र भत्ता भी मिलता है। पीएम के रिटायर होने के बाद भी उन्हें 20,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है और रहने के लिए दिल्ली में एक बंगला भी मिलता है जिसमें उनके साथ पीए और एक चपरासी होता है। मुफ्त में रेल और हवाई यात्राओं का लाभ। रिटायर होने के बाद भी प्रधानमंत्री को मुफ्त में रेल और हवाई यात्राओं का लाभ मिलता है। यही नहीं, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष ऑफिस के खर्च के तौर पर दिए जाते हैं और 1 साल के लिए एसपीजी कवर भी दिया जाता है। हमारे देश में सालाना प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो वो करीब 1 लाख रुपए है, यानी औसतन हर भारतीय साल में 1 लाख रुपए कमा ही लेता है। इन जनप्रतिनिधियों को सैलरी के अलावा इतना भत्ता मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक सांसद को हर माह में 1,40,000 रुपये फिक्स मिलता है जिसके ऊपर इससे ज़्यादा भत्ता दिया जाता है। बात करें फिक्स वेतन की तो इसमें फिक्स सैलरी हर माह 50,000 प्लस कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस हर महीने मिलता है। बात करें सैलरी के ऊपर मिलने वाले भत्तों की तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें डायरेक्ट एरियर सालाना 3,80,000 रुपये, हवाई सफ़र भत्ता 4,08,000 रुपये, रेल सफ़र भत्ता सालाना 5,000 रुपये, पानी भत्ता सालाना 4,000 रुपये, बिजली भत्ता सालाना 4 लाख रुपये जैसे कई भत्ते शामिल हैं। एक सांसद को सैलरी के अलावा करीब 1,51,883 रुपये प्रति माह यानी 18,22,000 रुपये सालाना भत्ता दिया जाता है। फिक्स सैलरी और भत्ते को जोड़ें तो एक सांसद एक महीने में 2,91,833 रुपये वेतन पाता है, यानी देश को एक सांसद सालाना 35 लाख रुपए का पड़ता है। सबसे खास बात यह है कि इनकी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं मिलता। वहीं इन्हें मिलने वाले भत्ते कई तरह के होते हैं जिनमें कई सुविधाएं इनके परिवार के लोगों के लिए भी होती हैं। इसमें वाइफ या पार्टनर के लिए 34 फ्री हवाई सफ़र, अनलिमिटेड ट्रेन का सफ़र और संसद सत्र के दौरान घर से दिल्ली तक सालाना 8 हवाई सफ़र भी शामिल है। बात करें भत्ते में जुड़ी चीज़ों की तो एक सांसद को 50,000 यूनिट फ्री बिजली, 1,70,000 फ्री कॉल्स, 40 लाख लीटर पानी, रहने के लिए सरकारी बंगला जिसमें सारे फर्नीचर और एयर कंडीशन और इनका मेंटेनेंस भी फ्री शामिल है। इसके अलावा जो बचता है वो है सिक्योरिटी गार्ड्स, जिंदगी भर की पेंशन, जीवन बीमा और सरकारी गाड़ी जो सरकार की तरफ से सांसद को मुफ्त दिया जाता है। जबकि विधायकों की सैलरी भी 1 लाख से ऊपर है। प्रदेश के हिसाब से विधायकों की सैलरी में अंतर देखने को मिलता है। विधायकों को सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले राज्यों में तेलंगाना नंबर 1 पर है। तेलंगाना में विधायकों की सैलरी 2,05,000 रुपये प्रति माह है। उसके बाद दिल्ली का नंबर है जहां के विधायकों की सैलरी 2,01,000 रुपये प्रति माह है। देखिए, सरकार इसमें तर्क ये दे रही है कि हमारे ऊपर आर्थिक बोझ बहुत है, तो आर्थिक बोझ कम करने के और भी तरीके हैं। सरकार जो है अपने ऊपर स्वयं जो है खर्चे का आर्थिक बोझ बढ़ाए हुए है। तमाम मंत्रियों के खर्चे हैं, विधायकों के खर्चे हैं, सांसदों के खर्चे हैं, पूर्व विधायकों के खर्चे हैं। मेरा इसमें सुझाव है कि प्रदेश सरकार के उच्च सदन और केंद्र सरकार का उच्च सदन समाप्त कर दिया जाना चाहिए जब तक वो आर्थिक तंगी पर है सरकार। जब आर्थिक तंगी से उभरे तब उनको वो जो है उच्च सदन चलाया जाए, तब तक के लिए वो सस्पेंडेड रखें और उनको कोई भत्ता न दिया जाए। अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा कि सचिन तेंदुलकर और रेखा राज्यसभा में गई, दोनों लोग करोड़ों रुपया लेके चले गए और राज्यसभा में 4 दिन भी अटेंड नहीं किया। क्या जरूरत है उच्च सदन की? उच्च सदन को खत्म करें। सरकारी खर्चे फालतू जो मंत्रियों के हैं, अन्य जो हैं अधिकारियों ब्यूरोक्रेट्स के हैं, उसको कम करें, उसको मीट आउट करें। लेकिन अगर कर्मचारी ही बाहर कर दिया जाएगा
तो आपकी योजनाएं को क्रियान्वयन कौन करेगा, कौन सुनिश्चित करेगा कि क्या योजना आपने बनाई। तो सरकारी कर्मचारी, हालांकि उसके ऊपर अपयश लगता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत आरोप भी लगता है कि सरकारी कर्मचारी अगर काम नहीं करता तो योजनाओं को क्रियान्वयन कौन करता है। और अगर ये सरकारी कर्मचारी बाहर होंगे तो तमाम सारी योजनाएं सरकार की धरी रह जाएंगी। इसके सर अगर बोझा है आर्थिक तो उसके कम करने के और भी तरीके हैं, उसको सरकार लागू करे, जैसा मैंने पहले कहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद में बैठे लगभग 75% सांसद 50 की उम्र के ऊपर हैं। संसद में बैठे 400 सांसद 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सरकारी कर्मचारी के लिए तो ये 50 साल वाला रिटायरमेंट का ये ला रहे हैं, लेकिन देश में 500 सांसदों और 4000 विधायकों में 90% ऐसे विधायक सांसद हैं जो 50 का 60 के ऊपर क्रॉस कर गए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और वही सरकारी कर्मचारी भी 50 के बाद तो निखार आता है, उसमें काम करने का अनुभव होता है, अनुभव से वो इसको काम को करता है, जो काम जो है अनुभव से होता है। मानना एक तरफ आप मानते हैं कि देश का नेता अनुभवी होना चाहिए, तो 50 साल के बाद उसके अनुभव आता है, 60 साल के बाद तब आप उसका नेता 80 साल तक के हमारे यहाँ नेता हैं। हमारे यहाँ जो है हमारे प्रधानमंत्री जी 70 के आसपास हैं। तमाम सारे सांसद, जैसा मैंने अभी कहा कि 90% सांसद विधायक 60 साल के ऊपर हैं। क्या वो अक्षम हैं? अगर अक्षम है तो उनसे इस्तीफा लेके एक प्रतिबंध लगाया जाए कि 50 साल के ऊपर सांसद विधायक भी नहीं बनेंगे। एक दिन के सांसद के लिए खर्चे बढ़ाने का काम इनका 1-1 लाख रुपया पूर्व विधायकों को जो है मिल रहा है ट्रेन और हवाई जहाज में घूमने के लिए। ये खर्चा नहीं, बोझा नहीं देश के ऊपर है। एक दिन अगर किसी विधायक या सांसद ने शपथ ले ली तो पूरे जीवन उसको और उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी, फ्री इलाज मिलेगा, लाखों रुपए का किराया मिलेगा फ्री में। ये सब क्या खर्चे बढ़ाने का काम नहीं है? अपने ऊपर भी झांक के देखें कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, हमारी सांसद सदस्य, हमारे नेता, उन पर कितना खर्च हो रहा है। मैंने पहले भी बताया कि इस बोझे को कम करने के लिए तरीके हैं। कर्मचारी बाहर होगा तो काम कौन करेगा? सरकारी कर्मचारी योजनाएं बनाता है, उनको क्रियान्वयन करता है, तमाम सारी योजनाएं उन्हीं के माध्यम से चलती हैं। तो ये जो है खर्चे करने के दूसरे रास्ते ढूंढे, ये गलत तरीका है कि हर बार जो है एक छोड़ दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी बाहर किए जाएंगे। बिल्कुल मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। बहरहाल सांसद विधायक भले ही सरकारी कर्मचारी ना होते हों, पर कर्मचारियों को जैसे नियुक्ति पत्र मिलता है, ठीक वैसे ही सांसद और विधायकों को चुनाव अधिकारी यानी जिले का डीएम विजय प्रमाण पत्र देता है। अब ऐसे में प्रमाण पत्र और बाकी सरकारी सुविधाएं लेकर सांसद और विधायक भी तो सरकारी बाबू ही कहलाने लगते। श्रम कानून में बदलाव और 50 के पार अकुशल कर्मियों को रिटायर करने के खिलाफ कर्मचारियों में आक्रोश है। आक्रोश होना भी चाहिए। 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को कार्य कुशलता की समीक्षा के आधार पर जबरन रिटायर करने की खबर आग की भांति सब कुछ जलाने को आतुर है। कर्मचारियों में रोष है। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि जब स्वयं ही तनख्वाह लाखों में करते हैं तो सभी पार्टियों के कोई भी नेता विरोध नहीं करते, सभी मिलकर मेज थपथपा देते हैं। क्या देश पर अरबों का भार नहीं पड़ता? जब कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों को 50 वर्ष में हटाने पर विचार किया जा सकता है तो नेताओं को क्यों नहीं? कर्मचारियों के साथ ही ट्रेड यूनियन नेताओं ने भी बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तमाम संगठनों, ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर आंदोलन चलाने का दावा किया जा रहा है। अब जब सरकार ही ऐसा करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये कि क्या नेताओं को भी 50 साल की उम्र में रिटायर किया जाए? सवाल ये कि क्या नेताओं को भी पेंशन से वंचित नहीं कर देना चाहिए? सवाल ये क्या नेताओं को विधानसभा सदस्य बनने के लिए स्नातक और लोकसभा सदस्य बनने के लिए परास्नातक होना अनिवार्य नहीं कर देना चाहिए? केवल कर्मचारियों को ही कानूनों से बांधकर जबरन क्यों रिटायर किया जाए? कानून देश के संसद में बैठे सफेद पोशों के लिए भी बनना चाहिए। कानून बनाना चाहिए कि कानून मंत्री बनने के लिए लॉ की डिग्री अनिवार्य हो, स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए MBBS की डिग्री अनिवार्य हो, समाज कल्याण के लिए समाजशास्त्र की डिग्री अनिवार्य हो।
मानव संसाधन मंत्री के लिए एमएड की डिग्री अनिवार्य हो, वित्त मंत्री को अर्थशास्त्री होना अनिवार्य हो। इसके साथ सभी मंत्रियों की योग्यता का मानक निर्धारित किया जाए और जो भी उन मानकों को पूरा ना करे पहले तो उसको कुर्सी ही ना मिले, और अगर जिनको मिल गई है कानून बनने के बाद उनको तुरंत रिटायर किया जाए, क्योंकि फ्री का डीजल, पेट्रोल, फोन की सुविधा, हवाई सुविधा, रेल सुविधा सहित तमाम सुविधाओं में कटौती से देश मजबूत होगा। सभी नेताओं के खाते सार्वजनिक किए जाएं ताकि जनता को भी काली कमाई का पता चल सके। जननेता का सब कुछ जनता के सामने होना चाहिए। नेताओं की पुरानी पेंशन, मोटी तनख्वाह, सब्सिडी द्वारा भोजन बंद किया जाए ताकि उन पैसों का इस्तेमाल जनता की भलाई, देश के विकास में लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।